ये हमारा पहला चैप्टर है। इसमें बीमा का इतिहास और बीमा क्या चीज़ होती है बेसिकली आप इसमें ये जानेंगे। इसको मैं सिंपली रीड करते जा रही हूँ, आप पॉज करें और इसको पढ़ लें तो भी हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। बीमा की आधुनिक जो अवधारणाएं हैं उसकी शुरुआत हुई थी लंदन के लॉयड कॉफ़ी हाउस से। तो अगर बोले कि बीमा की आधुनिक जो अवधारणा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी लॉयड के कॉफ़ी हाउस से। विश्व की सबसे पहली जीवन बीमा कंपनी, जीवन बीमा इसमें याद रखिएगा, वो थी एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल अश्योरेंस, और ये 1706 में आई थी। उसके बाद भारत में बीमा का क्या इतिहास रहा। द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये भारत में पहली इंग्लिश जीवन बीमा कंपनी है। माने पहली जीवन बीमा कंपनी, और क्योंकि उस टाइम पे इंग्लिश लोग, इंग्लैंड के लोग राज कर रहे थे, इस वजह से ये पहली इंग्लिश कंपनी है। भारतीयों ने स्थापित नहीं किया था इसको, इसका मतलब ये है। पहली गैर जीवन बीमा कंपनी कौन सी थी? ट्रिटन बीमा कंपनी। ठीक है, तो पहली जीवन बीमा द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, और पहली गैर जीवन बीमा ट्रिटन बीमा कंपनी है। इसके बाद आता है भारत की पहली भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी है? बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है वो भारत की सर्वाधिक पुरानी बीमा कंपनी है, माने सबसे पुरानी है। 1906 में शुरू हुई थी और ये अब भी इसका कारोबार चल रहा है। इसके बाद आते हैं हम कुछ रूल और रेगुलेशन पढ़ेंगे। जीवन बीमा कंपनी अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम 1912 में ये आया था रूल, नियम। इसमें ये अनिवार्य किया गया था कि प्रीमियम दर की सारणी आएगी। पहले तो जैसे देखिए, किसको कितने रेट से देना है, क्या प्रीमियम देना पड़ेगा, इसके लिए सारणी बनाना अनिवार्य कर दिया गया। और समय समय पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा और एक प्रमाणीकरण किया जाएगा बीमांकक के द्वारा। बीमांकक को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्चुअरी, तो आपको पेपर में एक्चुअरी शब्द भी आ सकता है। बीमा अधिनियम 1938, ये एक ऐसा, इसी के अंतर्गत हम सब कुछ जो बीमा कंपनियां हैं सारी की सारी उसके अंदर ही उसके नियंत्रण में आती है, और उसका संचालन इसी अधिनियम के तहत होता है। 1 सितंबर 1956 को जो है जीवन बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण किया गया था और बनाई गई थी भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। 1956 से 1999 तक एकमात्र कंपनी थी LIC। 2000 से फिर प्राइवेट जितनी कंपनियां हैं वो आई हैं। 1956 में जीवन बीमा का हुआ और 1972 में गैर जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसमें ना जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट GIBNA ये बना, और इसके अंतर्गत इसकी 4 सहायक कंपनियां भी बनी। तो इसमें बनी कौन सी? साधारण बीमा निगम, जैसे यहाँ जीवन बीमा निगम, वैसे ही साधारण बीमा निगम GIC बना, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और इसकी 4 सहायक कंपनियां। अब बीमा कंपनियों का रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, माने इनको कैसे चलाना चाहिए, इसके लिए मल्होत्रा कमेटी का गठन किया गया था 1993 में, और इस कंपनी ने 1994 में इसकी रिपोर्ट दी थी। और बीमा विनियामक प्राधिकरण, ये एक्ट आया था, ये रेगुलेशन आया था 1997 में। ठीक है, इसके बाद बीमा नियामक, और उसी एक्ट के तहत बना था बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण 1999 में, IRDA। ठीक है, और 2000 में क्या बन गया? IRDA, आई इसमें और जोड़ दिया, यानी कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये एक्ट आया था 1999 में, उससे फिर ये आपकी रेगुलेटरी बन गई। IRDAI अभी भी, यानी अभी सारी कंपनियां, जीवन बीमा कंपनियां जो हैं वो इसके तहत ही रेगुलेट होती हैं। अब आते हैं ये बोला जाएगा कि भारतीय बीमा कंपनी आप किसको बोलेंगे? जिसमें विदेशों का जो विदेश के जो व्यापारी हैं उनका इन्वेस्टमेंट 49% से अधिक नहीं है, 49% से अधिक नहीं है, ये हैं भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियां। पुनर्बीमा क्या होता है? बीमा कंपनियां अपना बीमा किसी और कंपनी के अंदर करवाती हैं ताकि उनके अंदर जो ग्राहक हैं उनका पैसा सुरक्षित रहे। इसको बोलते हैं अपन पुनर्बीमा, माने बीमाकर्ता का बीमा। ठीक है,
अब आपके जीवन बीमा कंपनियां कितनी हैं? 24 हैं। एक तो भारतीय जीवन बीमा निगम हो गई, उसके बाद 23 जो है वो प्राइवेट यानी कि निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां हैं। उसके अलावा भारत सरकार के अधीन एक डाक विभाग जो है अपना डाक जीवन बीमा भी करवाता है, लेकिन ये नियामक के अधिकार क्षेत्र से मुक्त है। ठीक है, यानी IRDAI इसको रेगुलेट नहीं करता है। अब बीमा प्रक्रिया क्या चीज होती है इसको मैं आपको पहले समझाऊंगी, उसके अलावा उसके बाद मैं आपको ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसको समझाती हूँ। देखिए, मान लिया जाए कि आपके कॉलोनी में ये 10 लोग हैं, है ना, 10 लोग रहते हैं। 10 के 10 लोगों के पास है कार। ठीक है, अब ये मान लिया जाए कि अगर कहीं एक कार का जो नुकसान है ना, एक कार का एक्सीडेंट होने से अगर नुकसान हो रहा है 50,000 रुपए का, ठीक है, 50,000 रुपए का अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो इन सब में हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो क्योंकि 50,000 है और 10 लोग हैं तो 10 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5,000 रुपए। यानी हर व्यक्ति अगर 5,000 रुपए इकट्ठा करे तो एक की भरपाई की जा सकती है। ठीक है, यही काम है बीमा। बीमा क्या करता है? भविष्य में जो अप्रत्याशित घटना है, माने जिस जो हो सकती है, उसके लिए पहले से कवच तैयार कर देता है और इसको करता है वो पूलिंग के जरिए। देखिए, यहाँ को क्या किया जा रहा है, एक व्यक्ति के कार का एक्सीडेंट होगा लेकिन उसको उसका जो दुर्घटना का जो अपना जो खर्च है वो ये सारे लोग वहन कर रहे हैं। माने इंश्योरेंस क्या है? कुछ लोगों के जोखिम को बहुत लोगों द्वारा या ज्यादा लोगों द्वारा साझा किया जाना, वहन किया जाना। ठीक है, तो ये है आपका इंश्योरेंस। इसमें भी वही लिखा है, बीमा प्रक्रिया के जरिए कुछ लोगों की हानि को ऐसे व्यक्तियों में बांटा जाता है जिनके साथ ऐसी एक जैसी अनिश्चित घटनाएं हो सकती हैं। मतलब ये कहने का, इन सबके पास कार है, सभी की कारों का एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये एक प्रकार की घटना है और इसलिए ये लोग शेयर कर सकते हैं। इसी को पूलिंग भी बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, प्रक्रिया क्या है इसकी? पूलिंग। परिसंपत्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें आर्थिक मूल्य विद्यमान हो। परिसंपत्ति ऐसी होनी चाहिए। एसेट माने आपका 3 प्रकार का होता है, एक फिजिकल, नॉन फिजिकल और पर्सनल। यानी फिजिकल माने क्या हो जाएगा? जो चीज़ आप छू सकते हैं, जैसे आपकी गाड़ी हो गया, आपका घर हो गया, आपकी कोई चीज़ हो गई, आपके जेवरात हो गए। व्यक्ति परक माने हो गया आपके आपसे रिलेटेड, जैसे कि आपका नेम, फेम, आपका मान, ये व्यक्ति परक। और व्यक्तिगत बोलेंगे तो शरीर के अंग आ जाएंगे उसमें। अब घटना से होने वाली हानि को हम कहते हैं रिस्क यानी कि जोखिम, और उस घटना के कारण को हम बोलते हैं पेरिल यानी कि आपदा। अब इसको हम थोड़ा समझेंगे। हमने क्या कहा? घटना से होने वाली हानि, हानि क्या हो जाएगी? रिस्क यानी कि जोखिम। और इस हानि का जो कारण है, इस रिस्क का जो कारण रहा होगा, उसको बोलते हैं पेरिल यानी कि आपदा। अब एक समझिए, आपके पास एक गाड़ी है, अब उसका मान लेते हैं हो जाता है एक्सीडेंट, है ना। इस गाड़ी का एक्सीडेंट होने से क्या होगा? या तो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी या तो उसको डिसेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि हाथ पैर में चोट आ सकती है। अब इसकी डेथ या डिसेबिलिटी से इसको जो खर्च होगा, जो हानि होगी, डेथ होगा तो इसकी फैमिली के पास पैसा नहीं रहेगा, तो डेथ या डिसेबिलिटी से क्या हो जाएगा कि इनके परिवार को होगा हानि। ठीक है, तो ये क्या है? जोखिम है। लेकिन इसका कारण क्या था?
एक्सीडेंट, तो ये पेरिल हो गया। इसके बाद आप जोखिम का बोझ, LIC या कोई भी बीमा कंपनी जोखिम के दो बोझों को आपको वहन करने में मदद करता है। पहला है महत्वपूर्ण बोझ, यानी प्राथमिक जो बोझ है उसको, ये है कि आपको जो शुद्ध जोखिम होता है माने आर्थिक, जो आपको बेसिकली जो फाइनेंशियल नुकसान हुआ वो महत्वपूर्ण बोझ हो गया। दूसरा है द्वितीयक। द्वितीयक में क्या आएगा, भय और चिंता के कारण आपको जो शारीरिक और मानसिक तनाव होगा उसको ये कम करते हैं। अगर आप शांति से आपको पता है कि अगर कल को नुकसान हो भी जाता है तो कोई और दे देगा, तो आप आराम से रहेंगे ना, तो ये द्वितीयक बोझ को भी कम करता है। अब जोखिम प्रबंधन के तकनीक कौन कौन से हैं? पहला है जोखिम से बचाव। जोखिम से बचाव माने कुछ ऐसा करना कि जिससे आपको जोखिम का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाए। जैसे आपने मान लो गाड़ी खरीदी और अब आपको लगता है कि इसका एक्सीडेंट ना हो तो आप उस गाड़ी को घर से निकालो ही ना, तो ये सही तरीका नहीं है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। जब इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो फिर उसको लेने का मतलब नहीं होगा। दुर्घटनाग्रस्त होने के डर से घर से बाहर ना निकलना, ये इसका उदाहरण है। फिर आता है जोखिम अपने पास रखना, यानी कि रिस्क रिटेंशन, इसको सेल्फ इंश्योरेंस भी बोलते हैं। और ज्यादातर चीजों के लिए आप रिस्क रिटेंशन करते हैं।